नमस्कार साथियों, मैं रैत रस्तोगी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल न्यू OCI पर। इतिहास की श्रृंखला में हम लोगों ने 10 वीडियो पूरी कर ली थी। आधुनिक भारत की क्लास हमारी चल रही थी और आधुनिक भारत में बच्चों हम लोगों ने प्लासी का युद्ध लास्ट टाइम पढ़ा था। प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध में हमने आप लोगों को इससे पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था। फिर भी हम एक बार इसका रिवीजन कर देते हैं आज प्लासी युद्ध को। उसके बाद आज बक्सर युद्ध होगा और बच्चों बक्सर युद्ध के साथ साथ हमारी बंगाल विजय समाप्ति की ओर होगी। चलिए बच्चों, आज क्लास है 11। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। कोई डाउट अगर आप लोगों का है तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। एक हमारा कमेंट आया था कि सर इसे कंप्लीटली इंग्लिश में कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को ये थोड़ी सी जानकारी दूं कि अगर मैं इंग्लिश में कर देता हूं तो हिंदी वालों के लिए बड़ा दिक्कत है। फिर भी मैं मिक्स लैंग्वेज यूज करूंगा बच्चों पूरी, कि प्लासी वॉर या प्लासी युद्ध क्या है, कैसे पढ़ा हम लोगों ने, तो मिक्स यूज करूंगा। आप लोग कोशिश करना समझने की बच्चों। चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लासी का युद्ध नहीं बल्कि एक विश्वासघात था। एक विश्वासघात था, एक धोखा था, एक षड्यंत्र था, एक कॉन्स्पिरेसी थी। धोखा था, एक षड्यंत्र था। प्लासी युद्ध कब होता है? 1757 में होता है। प्लासी युद्ध किस किस के बीच होता है? इधर से रॉबर्ट क्लाइव वहां से आते हैं और रॉबर्ट क्लाइव के साथ में लड़ाई लड़ते हैं कौन? सिराजुद्दौला, जो बंगाल के तत्कालीन नवाब थे बच्चों। इनके बीच लड़ाई होती है। रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है। सिराजुद्दौला के जो साथ में इनका सेनापति था मीर बख्शी, मुगल सेना में सबसे बड़ा पद होता था बंगाल में मीर बख्शी सेनापति का। तो उस समय वो मीर जाफर था और मीर जाफर ने क्या किया था? गद्दारी कर ली थी। मीर जाफर जो इसका सेनापति था सिराजुद्दौला का, यानी कि मीर बख्शी, पोस्ट का नाम है मीर बख्शी। इस सेनापति ने क्लाइव के साथ मिलकर गठबंधन कर लिया था। आपस में जुड़ गए थे मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव। तो सिराजुद्दौला जब युद्ध के मैदान में पहुंचता है तो सेनापति ऑर्डर देता है कि आप भाग जाइए, आप चले जाइए, क्योंकि इनके जो मोहन सिंह और जो इनके और सेनापति और लड़ाई लड़ने वाले योद्धा थे वो अच्छा युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन इस मीर जाफर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि आप पीछे हटिए और सिराजुद्दौला से कहा कि आप कलकत्ता की तरफ वापस चले जाइए। तो बच्चों होता क्या है कि सिराजुद्दौला को वो सैनिकों के साथ 500 सैनिकों की टुकड़ी के साथ लगभग भेज देता है वापस। और भेजने के बाद मीर जाफर का ही पुत्र मीरन जाकर उसे मार देता है। युद्ध नहीं, एक षड्यंत्र है। किस हिसाब से षड्यंत्र है? मैं आप लोगों को उस दिन बताया था, यह वास्तव में एक युद्ध नहीं था बल्कि इसका आधार विश्वासघात था। इसका परिणाम पहले से तय था। लिखते चलिए बच्चों, कुछ भी बात आपको मिल रही है, परिणाम पहले से तय था। पहले से तय था परिणाम। नवाब का मीर बख्शी, उस समय ये नवाब सिराजुद्दौला है बंगाल के, इनका जो मीर बख्शी था, मीर बख्शी यानी कि सेनापति, वो मीर जाफर था। और भी सैन्य अधिकारी थे, जैसे कि एक इनमें राय दुर्लभ सैन्य अधिकारी थे। दोनों पहले ही ब्रिटिशों के साथ मिल गए थे। दोनों पहले ही ब्रिटिश के साथ मिल गए थे, मीर जाफर भी और राय दुर्लभ भी। इस तरह से यह युद्ध महज एक नाटक था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु हुई। यद्यपि वह युद्ध के मैदान में नहीं था, परंतु मीर जाफर के पुत्र मीरन ने, मीर जाफर का जो पुत्र है मीरन, इसने मुर्शिदाबाद में जाकर, क्वेश्चन आ सकता है वनडे एग्जाम के लिए, इसने मुर्शिदाबाद में जाकर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और नए नवाब के रूप में मीर जाफर खुद गद्दी पर स्थापित हो गया। मैं आप लोगों को फिर बता दूं बच्चों, सिराजुद्दौला अपने आप में नवाब, सिराजुद्दौला को मारने वाला है मीर जाफर का पुत्र जिसका नाम मीरन है। कहां मारेगा? मुर्शिदाबाद में मारेगा। युद्ध के मैदान में नहीं मारेगा, क्योंकि युद्ध के मैदान से उन्हें भगा दिया जाता है। इस प्रकार हमने ये प्लासी के बारे में जाना।
आखिर ब्रिटिश कंपनी को बंगाल के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आखिर ब्रिटिश कंपनी को, सोचना जरा, ब्रिटिश कंपनी को बंगाल के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? सोच के बताइए बच्चों, क्यों करना पड़ा था राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप? क्यों करना पड़ा? ब्रिटिश कंपनी को बंगाल के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा था? क्योंकि सिराजुद्दौला ने, देखिए, तुम सिराजुद्दौला की परिधि में जाकर किलेबंदी कर रहे हो। कौन? ब्रिटिश भी कर रहे हैं और फ्रांस भी कर रहे हैं। जब ये किलेबंदी कर रहे हैं तो क्या होगा बच्चों? जब ये किलेबंदी करेंगे तो क्या होगा बच्चों? जब ये किलेबंदी करेंगे तो बच्चों क्या होगा? ब्रिटिश, फ्रांस जो करेंगे वो चंद्रनगर में करेंगे किलेबंदी, और ब्रिटिश हुगली, कलकत्ता के आसपास किलेबंदी कर रहे हैं। तो सिराजुद्दौला कहेगा कि भाई किलेबंदी करने की कोई परमिशन नहीं है। तो सिराजुद्दौला फ्रांस के चंद्रनगर, जो स्थान उन्होंने लिया था बंगाल में, वहां जाकर उनके किलों को तोड़ देगा। और जब इनके तोड़ने की बारी आएगी तो जानते हो क्या होगा? ब्रिटिश लोग वहां से भागेंगे, और जब वहां से भागेंगे तो ये जाकर एक फुल्टा द्वीप, जिसे मच्छर द्वीप भी बोलते हैं, वहां जाके शरण लेंगे ब्रिटिश लोग। और शरण लेकर ये मद्रास के गवर्नर से कहेंगे कि हमारी मदद करो, हमें तो बंगाल में जो नवाब है मार रहा है। तो मद्रास में उस समय रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन दो अधिकारी हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ये दोनों बंगाल में ब्रिटिश की मदद करने के लिए आएंगे। अब होगा क्या? रॉबर्ट क्लाइव जब आया तो रॉबर्ट क्लाइव 1756 के आसपास की घटना चल रही है, ये 57 में युद्ध होगा क्योंकि। तो रॉबर्ट क्लाइव आया, और रॉबर्ट क्लाइव ने आकर पहले तो क्या किया? सेना को इकट्ठा किया, और इसने क्या किया कि जो नवाब के विरोधी पक्ष के लोग थे उनसे गठबंधन कर लिया। मीर जाफर तो बिक गया सेनापति जो था, और साथ में कौन बिक गया? राय दुर्लभ जो उसके अधिकारी थे। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा हम तुम्हें नवाब बना देंगे, हमारा साथ दो। तो मीर जाफर बोला ठीक है महाराज, हम तो तुम्हारा साथ देंगे। तो भैया सिराजुद्दौला की जो सेना के मेन कमांडर थे वही बिक गए, कैसे बचेंगे सिराजुद्दौला? इसलिए ये एक षड्यंत्र, इसे बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा। ब्रिटिश कंपनी को बंगाल के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? क्योंकि सिराजुद्दौला ने किलेबंदी जो कर रहे थे वो उसे तोड़ा, उन्हें मना किया। तो ब्रिटिश कंपनी को लगा कि भाई ये तो दिक्कत हो जाएगी, हम कैसे व्यापार करें, क्योंकि अमेरिकी धातु की जो उपलब्धता थी वो भी कम हो रही थी, और लगातार यूरोप के बाजार में जो मांग थी वो लगातार बढ़ रही थी। तो जब मांग लगातार बढ़ रही थी बच्चों, तो हुआ क्या? ब्रिटिश ने राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कंपनी का लक्ष्य था अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। अगली स्लाइड में बताते हैं आपको कंपनी का लक्ष्य क्या था। आप बताइए, भूलना मत कभी भी, यही चीज आप लोग याद रखना। कंपनी का लक्ष्य है मुनाफा, अधिक से अधिक मुनाफा हमें मिलता रहे, और इसके लिए आवश्यकता थी वे यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों को दूर रखें, क्योंकि यूरोपीय प्रतिद्वंदी भी उस समय चरम पर हो रहे थे, खासकर फ्रांस, जिसके साथ में हमने युद्ध पड़े, कर्नाटक युद्ध। तो यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को दूर रखते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकतम मात्रा में व्यापारिक वस्तुएं प्राप्त करना चाहती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकतम मात्रा में व्यापारिक वस्तुएं प्राप्त करना चाहती थी। अब क्या होगा? इस मामले में बंगाल काफी धनी था, बंगाल सबसे समृद्ध प्रांत था, हमने कई बार बता दिया। कंपनी का विचार था कि वह भारत से ही नगद राशि प्राप्त कर ले, जिससे उसे ब्रिटेन से कीमती धातु ना मंगानी पड़े। आप समझिए, ब्रिटेन से जो कीमती धातु आती थी वो ना लानी पड़े, और भारत के राजस्व से ही वो वस्तुएं खरीद कर यूरोप के बाजार में जाके बेच दे। ये उद्देश्य कंपनी ने बना लिया। इन कारणों से कंपनी के लिए बंगाल के मामलों में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया।
बंगाल के मामलों में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया। बच्चों ये कहानी है कि वो बंगाल के मामले में राजनीतिक रुचि क्यों लेने लगी थी, इसलिए लेने लगी थी कंपनी बंगाल के मामलों में राजनीतिक रुचि। हर एक को हम क्वेश्चन की फॉर्मेट समझा रहे हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों। अब इसमें हम अगली हेडिंग आपको बताएं कि कंपनी के लिए प्लासी के युद्ध का क्या महत्व हुआ। अगर मैं आपसे बताऊं, प्लासी का युद्ध तो जीत लिया था, मैं तो प्लासी के युद्ध के बारे में डिटेल में बता रहा हूं। कंपनी के लिए प्लासी के युद्ध का क्या महत्व है, कंपनी के लिए प्लासी युद्ध का महत्व, तो कंपनी के लिए प्लासी युद्ध का क्या महत्व रहा। इस युद्ध के बाद नए नवाब मीर जाफर से ब्रिटिश कंपनी को, देखिए रॉबर्ट क्लाइव जब युद्ध जीता तो खुद तो नवाब नहीं बन सकता, तो उसने बंगाल का नवाब किसे बना दिया, जिसने उसका साथ दिया था। और किसने साथ किया था, तत्कालीन मीर बख्शी मीर जाफर ने। आप कंफ्यूज ना होना, मीर बख्शी इज ए पोस्ट एंड मीर जाफर नेम। मीर जाफर उस पोस्ट पर बैठा हुआ है जो मीर बख्शी की पोस्ट है। मीर बख्शी यानी कि सेनापति बच्चों। तो बंगाल के नवाब मीर जाफर को उसने बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर कंपनी को 1,77,00,000 रुपए देता है। आप समझिए कितना लाभ हुआ कंपनी के लिए। प्लासी युद्ध का महत्व देख रहे हो आप। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया और बिठाकर 1,77,00,000 रुपए लिए। व्यक्तिगत तौर पर क्लाइव को भी 20 लाख रुपए मिले। बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, व्यक्तिगत तौर पर क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव जो कि युद्ध का विजेता बना, रॉबर्ट क्लाइव को व्यक्तिगत तौर पर 20 लाख रुपए का लाभ हुआ। आप समझिए उस समय 20 लाख रुपए की क्या औकात होगी बच्चों। तो मेरे लाल लालियों यहां बहुत ध्यान से समझिए कितना प्रॉफिट हो रहा है प्लासी के युद्ध जीतने के बाद बंगाल को, ब्रिटिश कंपनी को। साथ ही 24 परगने की जागीर भी प्राप्त हुई। 24 परगना एक जिला है, 24 परगना की जागीर भी कंपनी को मिल गई। तो समझिए कंपनी को कितना लाभ हुआ। कंपनी अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को दूर रख सकी। अगला एक कॉन्सेप्ट है कि कंपनी जो है वो यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को दूर रख सकी, खासकर फ्रांस। यूरोपीय कंपनियों को या यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को, यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को दूर रख सकी। बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, ये प्लासी के युद्ध के लाभ हैं बच्चों। प्लासी के युद्ध के लाभ क्या हैं कि रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले क्या करता है, मीर जाफर को गद्दी देता है और मीर जाफर से रुपए लेता है 1,77,00,000। आज भी बहुत है, उस जमाने में देखो कितने रुपए थे ये। मेरे लाल व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर, पर्सनल हित पर उसे 20 लाख रुपए का लाभ हुआ, 20 लाख। 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है, 24 परगना की जागीर, जागीर बोलते हैं वहां की जमींदारी, वहां का राजस्व उसे मिलने लगा कंपनी को। और यूरोपीय प्रतिद्वंदी जो फ्रांस उनके लिए बड़ी शक्ति थी, जिससे यूरोपीय कंपनी का, ब्रिटिश कंपनी का प्रतिद्वंद के रूप में फ्रांस थी, वो दूर रख सकी। तो इस प्रकार कंपनी को प्लासी के युद्ध से ये लाभ हुए। अब क्या होता है बच्चों, लेकिन हुआ क्या इसके बाद, मीर जाफर ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। अब आप कहोगे नवाब के बाद मीर जाफर बना तो बंगाल का नवाब ज्यादा दिन क्यों नहीं टिक पाया। इसका कारण यह है कि कंपनी ने इसे निचोड़ के रख दिया। कंपनी ने इसे अपनी कठपुतली समझ रखा था। कंपनी ये चाह रही थी कि मीर जाफर तो एक सोने की चिड़िया है जो रोज अंडा देगा। अब समझिए, मीर जाफर की कहानी कुछ ऐसी है कि तुम हमारे ही रैयत पल रहे हो, तुम हमारे ही ऐशो आराम पर नवाब बने हो, हमने तुम्हें गद्दी दिलवाई है तो तुम हमारी मदद करोगे। बहुत ध्यान से समझिए, मीर जाफर कंपनी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। मीर जाफर और कंपनी के बीच भी विवाद होगा। कंपनी कौन, ब्रिटिश कंपनी। तो अब सवाल उठता है कि कंपनी के बीच विवाद मीर जाफर का क्यों हुआ, क्या वो रुपए देना बंद कर रहा है। मीर जाफर कह रहा है सारा तुम ले जाओगे तो हम क्या लेंगे। मीर जाफर कह रहा है अरे नवाब है भाई, सब हमें लूट के खा जाओगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। तो मीर जाफर और कंपनी के बीच में विवाद शुरू हो गया। उसके बाद मीर जाफर के बाद मीर कासिम को अगला नवाब बनाया गया। बहुत ध्यान से समझिए, यहीं से बक्सर के युद्ध की कहानी जोड़ दूंगा बच्चों में, लेकिन पहले मीर जाफर का और कंपनी के बीच का विवाद क्या है ये तो समझिए। मीर जाफर से ब्रिटिश कंपनी को जितने धन की अपेक्षा थी पूरा नहीं कर सका।
भाई नवाब से कंपनी को क्या थी, नवाब कौन, मीर जाफर, नवाब मीर जाफर से कंपनी को जितने धन की आवश्यकता थी, जितने धन की आवश्यकता थी, नवाब उसे पूरा नहीं कर सका। तो कैसे कर देगा भाई, लगातार तुम इतनी मांग कर रहे हो, 1,70,00,000 दे चुके, रॉबर्ट क्लाइव 20 लाख ले चुका, जागीरदारी तुमने ले ली, हम क्या लें। समस्या समझिए बच्चों। तो नवाब से कंपनी को जितने धन की आवश्यकता थी, नवाब उसे पूरा नहीं कर सका। ठीक है जी। दूसरा, नवाब की सुरक्षा पर स्वयं कंपनी के द्वारा खर्च किया जाता था। बहुत ध्यान से समझिए अगला जो कॉन्सेप्ट है, नवाब की सुरक्षा पर स्वयं कंपनी के द्वारा खर्च किया जाता था, कंपनी के द्वारा खर्च किया जाता था, नवाब की सुरक्षा के लिए कंपनी के द्वारा खर्च किया जाता था। अब आप समझिए जरा, नवाब की सुरक्षा कौन कर रहा है, कंपनी, और खर्च कर रही है कंपनी, और कंपनी पे पैसा कहां से आ रहा है, राजस्व से। तो एक कारण ये हो गया। 1760 में जो नया गवर्नर बन के आया, जिसका नाम था वेंसीटाट, गवर्नर वेंसीटाट, 1760 में नए गवर्नर वेंसीटाट के द्वारा मीर कासिम को नए नवाब के रूप में नियुक्त किया गया। नए नवाब के रूप में मीर कासिम को नियुक्त किया गया। बदले में मीर कासिम से कंपनी को 29 लाख रुपए, अब इसे थोड़ी ना छोड़ देगी कंपनी, सगा थोड़ी है कंपनी का मीर कासिम, 29 लाख रुपए दे रहे हैं मीर कासिम भाई। और क्या दे रहे हैं, मिदनापुर, चिटगांव, वर्धमान जिले भेंट में प्राप्त हो गए। मिदनापुर, चटगांव जिले हैं बंगाल के, ऐसा दिल पे लेने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। मिदनापुर, चटगांव और वर्धमान जिले, ये तीनों जिले भेंट में मिल गए कंपनी को। तो आप समझिए कितना लाभ हो रहा है। अब सवाल एक और उठता है, ये भी कहां तक दे बेचारा, ये भी कहां तक दे। तो मीर कासिम के साथ भी कंपनी का विवाद शुरू हो जाएगा। मीर कासिम वर्सेस कंपनी कॉन्फ्लिक्ट, एक लिमिट है भाई देने की। मीर कासिम के द्वारा राजनीतिक रूप से कंपनी से स्वतंत्र होने का प्रयास किया गया। मीर कासिम भी कह रहा है भैया मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बकस दो। तो मीर कासिम भी कहेगा कंपनी से राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगा, कहने लगा तुम्हारे रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग, मुझे आराम से शासन करने दो, मत लूटो मुझे इतना। पर कंपनी कहां बाज आएगी, कंपनी को तो दिख रहा है हमने बिठाया है, हमें ही पैसे दोगे तुम। राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगा ये कौन, मीर कासिम, मीर जाफर के बाद जो आया। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, मुर्शिदाबाद पहले राजधानी थी, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर वो अपनी राजधानी ले गया। और एक यूरोपीय विशेषज्ञ की सहायता से सेना का पुनर्गठन किया। इसने सेना का पुनर्गठन किया। और मैं आपको बताऊं, इसने मुंगेर में एक गन फैक्ट्री भी खोली जो आज तक चल रही है। गन फैक्ट्री, कट्टा बनाने वाली फैक्ट्री खोल दी बंदूक की। तो यूरोपीय प्रशिक्षण पर, यानी कि अगर मीर कासिम को लिख गया अगर मुझे ब्रिटिश से लड़ना ही पड़ गया तो भैया मेरी सेना मजबूत होनी चाहिए, मेरे पास गन फैक्ट्री होनी चाहिए। तो देखो मीर कासिम दिमाग से खेल रहा है बहुत। तो मीर कासिम क्या कर रहा है, पहले तो राजधानी हटा दे रहा है कि तुम्हारा वर्चस्व है यहाँ, हम चले जाएंगे तुमसे दूर, और अगर तुम वहां भी आओगे तो हम सेना से तुम्हारा मुकाबला करेंगे, और गन फैक्ट्री हम खोल रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिए बच्चों। नए नवाब के द्वारा हुआ क्या, अब यहां से कहानी शुरू होगी बच्चों। जो मीर कासिम है, इस मीर कासिम के द्वारा दस्तक के दुरुपयोग, ये कहानी 1717 से चल रही है, लेकिन बक्सर के युद्ध के तात्कालिक कारण के रूप में दस्तक का दुरुपयोग ही बना। मीर कासिम बोला ने ऐसा भैया कंपनी का व्यापार अगर हो तो सही है, लेकिन अगर कंपनी के निजी लोगों का व्यापार दस्तक से होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, चुंगी देनी पड़ेगी। यदि निजी लोग कंपनी के व्यापार कर रहे हैं, अपना ट्रक निकलवा रहे हैं पास बनवा कर, तो भैया हम वो व्यापार नहीं करने देंगे, हमें नुकसान हो रहा है भाई। तो मीर कासिम ने दस्तक के दुरुपयोग का मुद्दा फिर से उठा दिया। हालांकि प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण है फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी,
और बक्सर के युद्ध का तात्कालिक कारण है दस्तक का दुरुपयोग। याद रखना बच्चों ये वाली बात, बक्सर युद्ध का जो तात्कालिक कारण है, बक्सर जो बैटल हुई है उसका जो तात्कालिक मतलब जो उस क्षण पर, उस इंसिडेंट पर जो रीजन दिखाई दिया कारण के लिए, जैसे 1857 क्रांति, कई सारे कारण है 1857 रिवॉल्ट के, लेकिन जो उस समय हुआ था मेन, जिसकी वजह से क्रांति भड़की, जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ, जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन आया, वो क्या था? वो था मंगल पांडे के द्वारा चर्बी वाले कारतूस। बक्सर के युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है बच्चों? दस्तक का दुरुपयोग। परिणाम स्वरूप क्या होगा? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब, बंगाल का जो नवाब था उसे अपदस्थ कर दिया था कंपनी ने। बंगाल का जो अपदस्थ नवाब, अब वो पद पर नहीं है, भाग गया था वो, उसका नाम मीर कासिम, वही नवाब जो कंपनी से नाखुश था। अभी और थोड़ी कहानी बताएंगे डिटेल में बक्सर के युद्ध की। तो बंगाल का जो अपदस्थ नवाब था मीर कासिम, प्लस अवध का नवाब, अवध के जो नवाब थे, अवध जो राज्य था, प्रांत था, उसका जो नवाब है वो है सुजाउद्दौला। और नंबर 3 प्लस दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह दिल्ली से आए शाह आलम द्वितीय, तीनों मिल गए। बहुत ध्यान से समझिए। अब मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों मिल गए, लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने अपनी सैन्य शक्ति का बहुत ही उत्तम उदाहरण यहां पेश किया बच्चों। मैं कह सकता हूं कि प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र का परिणाम था, लेकिन बक्सर का युद्ध ब्रिटिश कंपनी के सैन्य प्रशिक्षण का परिचायक था। सैन्य प्रशिक्षण यानी कि सेना की शक्ति से उसने बक्सर का युद्ध जीता है, ना कि षड्यंत्र करके जीता है। और आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, 3 शक्तियां उस समय थी। मीर कासिम बंगाल में जो हट गया था, और अवध का नवाब था सुजाउद्दौला में, और दिल्ली के अंदर था मुगल शाह द्वितीय। तीनों को एक साथ पराजित किया, एक साथ ठोका इन्हें, तबीयत से मारा इन्हें तीनों को बच्चों। और बक्सर का युद्ध इस प्रकार होता है। इसके बाद कुछ संधियां हुई, इलाहाबाद की संधि हुई, उसमें हम बताएंगे संधि में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि बक्सर के युद्ध के क्या क्या कारण थे। थोड़ी बक्सर के युद्ध की कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझिए जरा। अगर आपसे मैं पूछूं कि बक्सर युद्ध के कारण क्या थे, समझिए बहुत ध्यान से बेटा कहानी को। नंबर 1, देखिए, बक्सर युद्ध के लिए एक से अधिक कारण उत्तरदायी थे। सबसे बड़ा कारण तो यह था कि यह तय करना आवश्यक हो गया था कि बंगाल का वास्तविक शासक कौन था, नवाब अथवा ब्रिटिश कंपनी। बंगाल का वास्तविक शासक कौन था? बंगाल का वास्तविक शासक कौन था, यह तय करना बड़ा मुश्किल हो गया था कि बंगाल का वास्तविक शासक कौन था, बंगाल का नवाब या ब्रिटिश कंपनी। क्योंकि नवाब को ऑर्डर कौन दे रहा था? कंपनी। तो नवाब कह रहा था मेरी क्या इज्जत है भाई, मेरी क्या संप्रभुता रह गई, सारे ऑर्डर तो मैं तुम्हारे फॉलो कर रहा हूं। तो ये तय करना बड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए मीर कासिम को बड़ा गुस्सा आया। बक्सर का युद्ध हुआ इसलिए क्योंकि मीर कासिम अगेंस्ट में पहुंच गया कंपनी के। तो बंगाल का नवाब और ब्रिटिश कंपनी, ये तय करना बड़ा मुश्किल हो गया कि बंगाल का वास्तविक शासक कौन था। पहला कारण तो हमारे सामने ये प्रतीत होता है। दूसरा, वास्तव में विवाद का मुद्दा ये था, अगर हम देखें यहां इसी में, कि राजा बड़ा है या राजा निर्माता, राजा को बनाने वाला बड़ा है। समझ रहे होंगे आप बच्चों। कभी कभी होता है ना कि जैसे किसी को मुख्यमंत्री बनवा दिया, तो वो किसने बनवाया है मान लीजिए, तो होता क्या है, वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझता है, उसी के हिसाब से ऑर्डर चलता है। और ये कहाँ हुआ था आपको पता होगा कि भारत की राजनीति में एक प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम मनमोहन सिंह, सब जानते हैं उन्हें, बहुत ही ग्रेजुएट और बहुत ही ज़्यादा शिक्षित आर्थिक सलाहकार भारत के रहे हैं। तो मनमोहन सिंह को बनवाने वाले कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी जी थी। तो श्रीमती सोनिया गांधी जी के फैसलों से ही, कांग्रेस के फैसलों से ही मनमोहन सरकार पर यह दाग लगता है कि मनमोहन तो एक मुखिया है और सोनिया गांधी ही मेन सरकार चला रही हैं। तो इसी प्रकार से आप ऐसे समझिए कि बंगाल का वास्तविक शासक कौन था, यह तय करना बड़ा मुश्किल हो गया था। बंगाल का नवाब वास्तविक शासक है या ब्रिटिश कंपनी वास्तविक शासक है, राजा बड़ा है या राजा निर्माता बड़ा है। एक मुद्दा तो यह प्रकट हुआ।
जो नया नवाब बना हुआ था मीर जाफर के बाद, उनका नाम था मीर कासिम। तो मीर कासिम का ऐसा मानना था बच्चों, क्या मानना था कि ब्रिटिश से उसका जो भी गुप्त समझौता था उसने उसकी शर्तों को पूरा कर दिया था, अब उसे स्वतंत्र रूप से शासन करने का अधिकार दिया जाए। मीर कासिम कह रहा है कि जो भी मेरा गुप्त समझौता ब्रिटिश से हुआ था, मीर जाफर को हटाने में 29 लाख रुपए, वर्धमान जिला, ये सारे जिले की, तीनों जिले की वो जागीरदारी, तो नया नवाब मीर कासिम का जो भी गुप्त समझौता ब्रिटिश से हुआ था वो मैंने पूरा कर दिया है, अब मुझे स्वतंत्र रूप से शासन की अनुमति दी जाए। समझो बच्चों, अब मुझे स्वतंत्र रूप से शासन करने दिया जाए। भाषा समझिए बेटा, भावनाएं समझिए मेरी, मैं क्या कह रहा हूं कि जो गुप्त समझौता ब्रिटिश से हुआ था मीर कासिम को बनाने में, वो ब्रिटिश से मैंने पूरा कर दिया है, अब मुझे काहे परेशान कर रहे हो भाई मैंने तुमसे समझौता तय करा था जो, वो पूरा कर दिया, जितने रुपए की तुम्हारी मेरी बात हुई थी मीर जाफर को हटाने की, पूरा कर दिया, लेकिन आज मुझे क्यों दिक्कत दी जा रही है, ये मीर कासिम का एक बड़ा कंसर्न था। अपने इसी विश्वास के तहत उसने स्वतंत्र शासक की तरह कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। अब मीर कासिम को तो यह लगा कि भाई मैं स्वतंत्र रूप से शासक करूंगा। मीर कासिम क्या लग रहा है मीर कासिम को कि स्वतंत्र रूप से शासन करना है मुझे, और जब स्वतंत्र रूप से मुझे शासन करना है तो वो कह रहा है कि मैं अपनी राजधानी कहां से कहां ले जा रहा हूं, मुर्शिदाबाद से। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में बेटा, कौन से बंगाल नवाब ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, किसने गन फैक्ट्री खोली, किसने सेना को प्रशिक्षण दिया मुंगेर में, मीर कासिम है। अपनी सेना का पुनर्गठन किया, मुगल बादशाह, अच्छा एक बात और सुनिए, इतना तक सेना का पुनर्गठन करना प्रारंभ कर दिया, इतना तक कि उसने अपने मुगल बादशाह सालम द्वितीय से बंगाल के नवाब के रूप में अधिकार पत्र भी प्राप्त कर लिया। अब आप समझिए, बहुत बहुत ध्यान से समझिए इस लाइन को, क्या लाइन बोली मैंने कहा कि जो ये तुम्हारा मीर कासिम है, ये शालम द्वितीय के पास जाता है और शालम द्वितीय से कहता है कि मुझे एक अधिकार पत्र दो, क्योंकि अधिकार पत्र तो कौन देगा, शालम द्वितीय देगा ना, ऑफिशियल मोहर कौन लगाएगा, दिल्ली पे जो बैठा मुगल सम्राट है। अब आप कहोगे अरे इसकी इतनी औकात है, ये तो खुद ही इतना कमजोर हो गया था, ये तो खुद ही इसका इतना पतन हो चुका था कि ये मीर कासिम को अधिकार पत्र देगा। कमजोर जरूर हो चुका था, लेकिन दिल्ली की गद्दी का जो वास्तविक शासन चल रहा था वो अभी भी मुगल सम्राट के नाम पर चल रहा था। तो शालम द्वितीय से अधिकार पत्र लेने का मतलब एक सिंबॉलिक प्रतीक है, एक सिंबॉलिक इंडिकेशन है, ये एक प्रतीकात्मक रूप है। क्या प्रतीकात्मक रूप है बच्चों, कि मीर कासिम ने बंगाल के नवाब के रूप में एक ऑफिशियल लेटर प्राप्त कर लिया था, ऑफिशियल लेटर। और कहां, कौन देगा इस ऑफिशियल लेटर, दिल्ली की गद्दी पर बैठा मुगल सम्राट जिसका नाम था उस समय शाह आलम द्वितीय। तो ये समझिए, वो कह रहा है कि मैं तो स्वतंत्र हो गया हूं, स्वतंत्र रूप से शासन करूंगा, कि जो मेरा गुप्त समझौता था ब्रिटिश से वो खत्म हो चुका। तो मुर्शिदाबाद से वो मुंगेर राजधानी ले जाता है और शाह आलम द्वितीय से क्या करता है, एक संधि कर लेता है। संधि मतलब एक अधिकार पत्र ले लेता है। बच्चों, पूरी तैयारी करने के बाद उसने अपनी संप्रभुता को पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हुए दस्तक के दुरुपयोग का मुद्दा उठा दिया, और इसी मुद्दे पर ब्रिटिश कंपनी के साथ उसका तनाव आरंभ हो गया। और अंत में 22 अक्टूबर 1764 को जब इसने अपनी संप्रभुता स्थापित कर ली, तो बच्चों संप्रभुता स्थापित करने के बाद जानते हो क्या हुआ, इसने दस्तक के मुद्दे का दुरुपयोग जो तुम कर रहे हो कंपनी से कहा बंद करो इसे। ब्रिटिश कंपनी के लिए दस्तक का प्रयोग जायज था, फरमान मिला हुआ था मुगल सम्राट से, लेकिन अगर उसके निजी व्यापारी भी दस्तक का दुरुपयोग करेंगे तो फिर हमारे जो लोग हैं वो मुनाफा कहां से कमाएंगे, बंगाल के जो लोग हैं वो मुनाफा कहां से कमाएंगे। तो दस्तक के दुरुपयोग का मुद्दा मीर कासिम पुनः उठा देता है, और यही तत्कालिक मुद्दा बन जाता है बक्सर के युद्ध का। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम के साथ, फिर बोल रहे हैं, मीर कासिम के साथ कौन कौन मिला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला बच्चों, और साथ में कौन मिला, दिल्ली का नवाब, दिल्ली का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और ये युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। तारीख याद करो बच्चों ये वाली, किस किस के बीच हुआ, वर्सेस ब्रिटिश कंपनी। कौन जीतेगा बच्चों, ब्रिटिश कंपनी जीत जाएगी। बस यही कारण है बच्चों जो मैंने आप लोगों को बक्सर के युद्ध के बताए।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखिए फिर मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत ध्यान से समझिए। बक्सर युद्ध, अगर मैं आपसे कहूं कि बक्सर युद्ध के क्या कारण है, तो बताइए सबसे पहले ये तय करना बड़ा भारी हो गया कि नवाब बंगाल का कौन। राजा बड़ा है या राजा निर्माता बड़ा है, एक तो ये। दूसरा कंसर्न बताइए, दूसरा कंसर्न। चलिए अलग ही कर देते हैं। पहला तो नवाब कौन, दूसरा कंसर्न मीर कासिम ने क्या कहा, मीर कासिम कहा कि हम स्वतंत्र हैं, गुप्त समझौता जो हुआ था समाप्त हो चुका है, हमें आराम से शासन करने दीजिए, हम सेना का प्रशिक्षण करेंगे, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाएंगे, हम वहाँ गन फैक्ट्री खोल लेंगे और भैया वहाँ हम करेंगे सेना को प्रशिक्षित यूरोपीय आधार पर। तो फिर उसके बाद में मुद्दा उठा देता है स्वतंत्र रूप से, दिल्ली में जो मुगल सम्राट है वहाँ से एक अधिकार पत्र भी ले आएगा ये। और उसके बाद बच्चों क्या होगा, ये श्रीमान दस्तक के मुद्दे का दुरुपयोग, दस्तक का दुरुपयोग जो कर रही थी कंपनी उसे उठा देगा, युद्ध हो जाएगा। चलिए अच्छा, प्लासी की विजय की पुष्टि बक्सर के युद्ध ने कर दी, टिप्पणी कीजिए। एक अगला प्रश्न समझिए, प्लासी की विजय की पुष्टि बक्सर ने कर दी, पुष्टि कीजिए, टिप्पणी कीजिए। ये सवाल आप लोगों को खुद करना है बेटा, आज मैं दे रहा हूं आप लोगों को ये सवाल, कल की क्लास में हम टैकल करेंगे। क्लास कल होगी 12, आज यहीं रोकते हैं बेटा क्लास को। छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं बेटा हम, ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम ना देते हुए बहुत आराम से आधे पौन घंटे पढ़ते और अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करें और क्वेश्चन आंसर को डेवलप करें, चेक करें डेटा को, वनडे एग्जाम के आंसर को चेक करें, मेंस के आंसर राइटिंग को लिखने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों, और इसके आधार पर हिस्ट्री को पढ़ें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है और आप लोग इसी तरीके से इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से, हिस्ट्री को इसी तरीके से आप आनंद के साथ पढ़ते जाइए और बच्चे अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए फिर मुलाकात।